बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग जो है एससीईआरटी के 6, 7, 8 का भूगोल को देखेंगे। मेरे साथियों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है, किसी में 3 किसी में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम भूगोल को जो है कक्षा 6, 7, 8 को देखेंगे। एनसीईआरटी और एससीईआरटी भूगोल और एनसीईआरटी जो है ये हिस्ट्री ये टोटल अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे हैं आपने तो पहले लिस्ट से जाइए, वहाँ से जो है आप देख लीजिए। मेरे साथियों वह सामाजिक विज्ञान में जो अध्याय 1 को देखेंगे, हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल पहला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। मेरे साथियों सभी आदमी को याद होगा कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, कुल 8 ग्रह है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल परिवार का मुखिया कौन होता है। तो सौरमंडल का परिवार का मुखिया जो है होते हैं सूर्य। कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। अगला अध्याय पे चलते हैं। बस किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 ऐसा ही बस क्वेश्चन है, और आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं देखिए कि हमको क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, पूछने से मतलब नहीं है। क्वेश्चन जरूर एक बार पूरे को आप देख लीजिए, मात्र कम समय का यह क्लास रहेगा। आगे अध्याय 2 है। अध्याय 2 में जो है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ हैं। सबसे बड़ा दिन कब होता है मेरे साथियों? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को होता है। आगे क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे मेरे साथियों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, और यह जो 20 जुलाई 1969 ईस्वी को गए थे। कब गए थे? 20 जुलाई, ठीक है, 1969 ईस्वी को गए थे चांद पर। पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है। सभी आदमी को याद होगा मेरे साथियों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अध्याय 3 है। अध्याय 3 में पृथ्वी के परिमंडल अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। मेरे साथियों कौन थे? राकेश शर्मा थे। और 20 में पूछे तो अमेरिका के निवासी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और राकेश शर्मा कब गए थे मेरे साथियों? याद रखिएगा कि राकेश शर्मा जो गए थे वह 1984 में गए थे। ठीक है, 1984 में भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारतीय बन गए थे, पहले भारतीय इतिहासकार रचे थे। ठीक है, तो कब गए थे? 1984 में गए थे, याद रखिएगा 1984 में। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जल डमरू मध्य जोड़ता है। जल डमरू मध्य जोड़ता है किसको किसको जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो याद रखिएगा 2 बड़े जल भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 बड़े जल भागों को जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवन किस मंडल पर पनपता है मेरे साथियों? तो जीवन जो है वह जैव मंडल पर पनपता है। ठीक है, जीवन जो है मेरे साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जैव मंडल। ठीक है, जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ व्याप्त 30 किलोमीटर मोटी वायु जल स्थल मृदा तथा जैव युक्त एवं जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पादपों जंतुओं का बीच आरंभ होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहाँ जीवन पनपता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैव मंडल। स्थल मंडल नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, इसमें तीनों आते हैं, तीनों चारों आते हैं जैव मंडल में, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। ठीक है ना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं, अब आते हैं अध्याय 4 से। अध्याय 4 में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन है पर्वत कितने प्रकार के होते हैं मेरे साथियों? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्वत एक ऐसी उच्च भूमि है जिनकी ढलानों तीव्र और चोटियां नुकीले हैं। आमतौर पर पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बलित पर्वत, बलौक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन है? बलित पर्वत, बलौक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसे संसार का छत कहा गया मेरे साथियों? पामीर के पठार को संसार का छत कहा गया है। याद रखिएगा, पामीर का पठार को संसार की छत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वतमाला कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पर्वतमाला। अब अध्याय 5 है। अध्याय 5 में है दिशाएं। ठीक है, दिशाएं हैं। दिशाएं में जो है सो पहला क्वेश्चन है हिमालय भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम से
उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है। मेरे साथ याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पूर्वोत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पूर्वोत्तर। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर, ऑप्शन नंबर 1। आगे अगला क्वेश्चन है, कुल दिशाओं की संख्या कितनी है? बस इजी क्वेश्चन है। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है मेरे साथियों? तो कुल दिशाओं की संख्या जो है 10 हो जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुल दिशाएं 10 होते हैं, याद रखिएगा, दिशाओं की संख्या 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख दिशा कितनी है? प्रमुख दिशा कितनी है? इसके ऑप्शन पर चलते हैं। प्रमुख दिशा जो है 4 है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। आगे चलते हैं, आगे है अध्याय 6। अध्याय 6 है पृथ्वी और ग्लोब। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? सबसे अधिक गर्मी मेरे साथियों कहाँ पड़ते हैं? तो सबसे अधिक जो गर्मी जो है यह पड़ते हैं उष्ण कटिबंध में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? मेरे साथ याद होगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य का कितना समय लगता है? मेरे साथियों बताइएगा, सूर्य का कितना समय लगता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर दूरी तय करने में सूर्य का कितना समय लगता है? वह लगता है 4 मिनट का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 मिनट का। मेरे साथियों कुछ देख करना नहीं है, सिर्फ इसको देख लेना है। देखने में क्या जाता है, पूरा एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे अध्याय 7 है। अध्याय 7 है मानचित्र। ठीक है, अध्याय 7 में है मानचित्र। मेरे साथियों इसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रंगों के संबंध में गलत है जिसके द्वारा मानचित्र पर एक भू आकृति का प्रतिनिधित्व किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पठार स्लेटी। ठीक है, पठार स्लेटी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई नक्शा आपके सामने है तो दक्षिण दिशा डैश दिखाई देते हैं। दक्षिण दिशा कहाँ दिखाई देते हैं? साथ याद रखिएगा, दक्षिण दिशा जो है मानचित्र के निचले भाग में दिखाई देते हैं, ऊपर के भाग में जो है उत्तर की दिशा दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र में किसकी ध्यान रखना चाहिए? तो मानचित्र में जो है संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो गया। मेरे साथियों इसमें संकेतों का ध्यान है और दिशाओं का ध्यान है, मापक का ध्यान है। उपयुक्त में से 4 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सभी का ध्यान रखना है। मानचित्र जब हम बनाते हैं तो उसमें संकेत का, दिशा का, मापक का, सभी का ज्ञान रखना जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अध्याय 8 है। अध्याय 8 में हमारा राज्य। ठीक है, कांवर झील बिहार के किस जिला में है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने भाग पर वन का विस्तार है? मेरे साथियों बिहार के जो है कुल वन का जो है 7.84% वन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है फतुहा से बरहिया मोकामा तक को कैसा क्षेत्र कहा जाता है? साथियों यह क्षेत्र जो है टाल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, टाल क्षेत्र, और इसका ताल क्षेत्र भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट 3 हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा, ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये सिर्फ ऑप्शन 1 हो जाएगा, और ये दोनों रहेगा, टाल और ताल दोनों हैं, तो इससे 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेरे साथियों बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? मेरे साथियों पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक जो है रोहतास में है। ठीक है, रोहतास में है। आगे चलते हैं, अब आते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 है बिहार दर्शन 1। बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ स्थित है? बिहार में गर्म जल कुंड जो है मेरे साथियों यह राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि जरासंध का अखाड़ा अवस्थित है। जरासंध के अखाड़ा
अखाड़ा कहाँ अवस्थित है? यह जो है राजगीर में अवस्थित है। ठीक है, राजगीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ देख लेना है एक बार। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी मेरे साथियों? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो थी बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। और फल्गु नदी या फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहा जाता है, उन्हीं के तट पे हुआ था। आगे है ककोलत प्रसिद्ध है। ककोलत किसके लिए प्रसिद्ध है साथी बताइएगा? ककोलत जो है ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ककोलत जो है ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावापुरी। पावापुरी में मंदिर है। पावापुरी में कौन चीज़ का मंदिर है? तो पावापुरी में जो है सो जल मंदिर है। ठीक है, पावापुरी में जल मंदिर है। आगे चलते हैं। अध्याय 10। अध्याय 10 है बिहार दर्शन 2। बिहार दर्शन 2, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिए मेरे साथियों, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो गोलघर का निर्माण जो है जॉन गास्टिन ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ मेरे साथियों? पटना में है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने। ठीक है, और उन्हें 1699 वैशाख के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। पटना साहिब सिखों का प्रमुख स्थल तीर्थ स्थल है। आगे है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ मेरे साथियों? सभी आदमी को याद होगा, लेकिन एक बार देख लेना है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि पत्थर की मूर्ति यक्षिणी डैश मिली थी? डैश में मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पत्थर की मूर्ति कहाँ मिले थे साथियों? यह मिले थे दीदारगंज में। ठीक है, पटना के दीदारगंज में गंगा तट पर 18 अक्टूबर 1917 को चामर गृहिणी यक्षिणी को अद्भुत मूर्ति मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दीदारगंज। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि शेरशाह का मकबरा डैश कोणीय है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा जो है अष्टकोणीय है। कैसा है? अष्टकोणीय है शेरशाह का मकबरा। आगे चलते हैं। अब है कक्षा 7 का भूगोल। ठीक है, कक्षा 7 का हमारी दुनिया अध्याय 1। इसमें पृथ्वी के अंदर ताक झांक। पृथ्वी के अंदर ताक झांक मेरे साथ, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। पृथ्वी के अंदर ताक झांक में नीफे होता है। नीफे कहाँ होता है मेरे साथ? नीफे में होता है सिलिका, मैग्नीशियम, लोहा, सोना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। नीफे में जो है लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है भूप्रपट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। भूप्रपट्टी की ऊपरी हिस्सा जो है मेरे साथियों वह कहलाता है सियाल। सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, तो सियाल पहला हो जाता है, सीमा दूसरा हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोर। कोर जो है कोर डैश है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत, पृथ्वी की निचली परत, खनिज तेल, ठोस पदार्थ। तो कोर क्या होता है मेरे साथियों? कोर जो होता है पृथ्वी की सबसे निचली परत है। ठीक है, कोर, इसको नीफे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है साथियों? पृथ्वी के बीच की परत को जो है याद रखिएगा सियाल, सीमा, नीफे। तो पृथ्वी के बीच की परत को कहते हैं मेंटल, सीमा या मेंटल। ठीक है, अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अध्याय 2। अध्याय 2 जो है चट्टान एवं खनिज है। चट्टान एवं खनिज। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है मेरे साथियों? तो बेसाल्ट जो है वो है आग्नेय चट्टान। क्या है? बेसाल्ट है आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि चट्टानों के रूपांतर में किसका योगदान होता है? चट्टानों के रूपांतर में किसका योगदान होता है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होता है तापमान। हाँ, तापमान में होता है। चट्टानों के रूपांतर जो है होता है तापमान में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि सिंधा नमक किस चट्टान का उदाहरण है? सिंधा नमक जो औषधि चट्टान की उदाहरण है। ठीक है, और रासायनिक औषधि चट्टानें तब बनती है जब घुले पदार्थ पानी में अपेक्षित होकर तलछट बनाते हैं और अंततः चट्टान बन जाते हैं। ठीक है, इसमें सिंधा नमक, जिप्सम और चूना पत्थर जैसे लवणता और पीट और रीफ रॉक जैसी जब रासायनिक रूप से मध्यस्थता वाली चट्टानें शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औषधि चट्टान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अध्याय 3 है। अध्याय 3 है आंतरिक बल एवं उससे बनने वाले भू आकृतियाँ। पहला छोटा नागपुर,
क्या है? छोटा नागपुर मेरे साथियों क्या है? याद रखिएगा, छोटा नागपुर एक पठार है। और छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर झारखंड में है। ठीक है, छोटा नागपुर झारखंड में है। आगे क्वेश्चन है कि भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान को क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन पर चलते हैं तो इसका आंसर हो जाता है अधिकेंद्र। क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा। और भारत को कितने भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है मेरे साथियों? तो भारत को जो है 4 भूकंप तीव्रता क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अध्याय है 4। अध्याय 4 है वायुमंडल एवं इसका संघटक। वायुमंडल एवं इसका संघटक। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 3। और सबसे निचली परत क्षोमंडल। ठीक है, सबसे निचली परत क्षोमंडल, सबसे ऊपरी परत वायुमंडल। आगे है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है मेरे साथियों? वायुमंडल में 20.99%। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो मेरे साथ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहले पर्वत भाग, ये जो है पर्वत का भाग गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आगे है समताप मंडल। पूरा कर देते हैं। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि किस परत में उपस्थित ओजोन प्रज्वलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। ठीक है ना, क्षोभमंडल में सभी प्रकार के मौसमी घटनाएं घटते हैं। कहता है समताप मंडल उपस्थित ओजोन ग्रह को रहने योग्य बनाता है, जबकि किस परत में उपस्थित ओजोन जलन पैदा करने के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य समस्याओं को कारण बनाता है? तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्षोभमंडल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला अध्याय है 5 बिन पानी सब शून्य। बिन पानी सब शून्य। तो पृथ्वी पर जल मंडल का हिस्सा कितना है मेरे साथियों? पृथ्वी जल मंडल का हिस्सा जो है वो 71%। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 71%। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि जल दिवस कब मनाते हैं? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जल दिवस जो है सो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई किस सागर के किनारे हैं? मुंबई अरब सागर के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई अरब सागर के किनारे हैं। अगला अध्याय पर चलते हैं। अध्याय 6 है। अध्याय 6 है हमारा पर्यावरण। इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण वस्तु है? कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण वस्तु है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल। पुल, मकान, सड़क के ये मानव जनित पर्यावरण है। ये जल जो है प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? बताइएगा। पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पर्यावरण 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण। 3 भागों में बांटा गया, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण तथा सामाजिक पर्यावरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। चलते हैं अगला अध्याय पे। अगला अध्याय है 7। ठीक है, अगला अध्याय है 7 जीवन का आधार पर्यावरण। जीवन का आधार पर्यावरण। जल प्रदूषण का कारण। पहला क्वेश्चन है जल प्रदूषण का कारण है वाहन चलाना, पानी पीना, पौधे काटना, जल में दूषित पदार्थ का मिलना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में दूषित पदार्थ का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो सकता है वृक्षों के तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। तो इसको 2 के जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। बढ़ती जनसंख्या के कारण वृक्षों का कटाई होता है, भवन का निर्माण होता है, आधारभूत संरचना का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे अध्याय 8 है मानव पर्यावरण लद्दाख प्रदेश। लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर है। कौन कौन जानवर है जो लद्दाख में पाए जाते हैं साथियों? तो ये याक जो है ये जो सो लद्दाख में पाया जाता है। भारत में याक उत्तरी लद्दाख के आसपास 15 से 20 हज़ार फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
चांगला दर्रा। चांगला दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में बहने वाली नदियाँ जो हैं सिंधु और श्योक है। सिंधु श्योक लद्दाख में बहने वाली नदियाँ हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे अध्याय 9 है मानव पर्यावरण थार प्रदेश में जनजीवन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि थार प्रदेश फैला है, थार का रेगिस्तान फैला है, कहाँ से कहाँ तक फैला है मेरे साथियों बताइएगा। थार प्रदेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो थार प्रदेश जो है पंजाब से राजस्थान तक फैला हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। थार रेगिस्तान में अरावली श्रृंखला के लगभग के पश्चिम भाग के राजस्थान के 12 जिले शामिल हैं और भारत के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के पंजाब व सिंध प्रांत तक फैले हुए थार रेगिस्तान का विस्तार 4,46,000 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि थार प्रदेशों में पाए जाने वाले खनिज, तो थार प्रदेशों में पाए जाने वाले खनिज है संगमरमर जिप्सम, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है अध्याय 10 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है, किससे जुड़ी है, तो यह जुड़ी है मिथिला से। किससे जुड़ी हुई है, तो मिथिला से जुड़ी हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि जमालपुर में स्थित है, जमालपुर में क्या स्थित है, तो जमालपुर में जो है रेलवे कारखाना है। ठीक है, ऑप्शन याद रखिएगा, 4 हो जाएगा रेलवे कारखाना। आगे चलते हैं। अब अध्याय 11। ठीक है, अध्याय 11 है मौसम और जलवायु। ठीक है, अध्याय 11 में मौसम और जलवायु कहता है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, वो हो जाएगा स्थायी पवन। क्या हो जाएगा, स्थायी पवन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघनन। क्या कहलाएंगे, संघनन कहलाएंगे। आगे कैटरीना क्या है, ठीक है, कैटरीना क्या है मेरे साथी बताइएगा। कैटरीना जो है एक चक्रवात है। क्या है, चक्रवात है, कैटरीना एक चक्रवात है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2010 में भारत में कितने चक्रवात आए, वह 2010 में कितने चक्रवात आए थे, याद रखिएगा वर्ष 2010 में 2 चक्रवात आए थे। ठीक है, 2 चक्रवात आए थे, बैसाखी और कैला। याद रखिएगा बैसाखी और कैला, यहाँ लिख देते हैं बैसाखी और कैला आए थे। ठीक है, बैसाखी और कैला आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है कक्षा 8 का भूगोल है हमारी दुनिया। पहला है संसाधन। ठीक है, और क पढ़ेंगे भूमि मृदा एवं जल संसाधन। भूमि मृदा एवं जल संसाधन। ह्यूमस क्या है, पहला क्वेश्चन है कि ह्यूमस क्या है। ह्यूमस मेरे साथियों सड़े गले पदार्थों का अवशेष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस सड़े गले पदार्थों का अवशेष, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि उर्वरता के आधार पर मिट्टी के प्रकार है। उर्वरता के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो याद रखिएगा उर्वरता के आधार पर मिट्टी के 2 प्रकार हैं। ठीक है, उर्वरता के आधार पर मिट्टी के 2 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा उर्वर या उपजाऊ, और दूसरा हो जाएगा ऊसर, बांझ या बंजर। ठीक है, जिसको बंजर मिट्टी कहते हैं। उर्वर और ऊसर हो जाएगा बंजर भूमि को, और ऊसर हो जाएगा और उर्वर हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी को। आगे है क्वेश्चन, आगे है कि नया मिट्टी को क्या कहते हैं, नया मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर या बांगर। नया मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। ठीक है, खाद डालेंगे तो मिट्टी नया हो जाएगा, काफ़ी उपजेगा। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार हैं। ठीक है, खादर और बांगर। पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है
एक का ख है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। भारत में अधिकतम वन प्रतिशत वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम हो जाएगा। सीधे पूछेगा सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है? कौन सा वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है मेरे साथी बताइएगा। तो इसका राइट हो जाएगा भूजल तालिका में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? यह होता है 100 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 100 से 200 सेंटीमीटर। एक का ग है खनिज संसाधन, ठीक है। लोह युक्त खनिज कौन सा है? लोह युक्त खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज लोह युक्त खनिज है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अलोह युक्त खनिज कौन सा है? इसमें अलोह युक्त खनिज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोयला। अलोह युक्त खनिज जो है कोयला हो जाएगा। आगे है, आगे क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? तो मैग्नीज उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान चीन का आता है। किसका स्थान आता है? तो चीन का आता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीज उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है, प्रथम स्थान चीन में आता है। आगे है, एक का घ में ऊर्जा संसाधन, लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा प्रतिशत कितनी है? लिग्नाइट कार्बन मात्रा प्रतिशत कितनी है? याद रखिएगा, ये हो जाएगा 30%। कितना है? 30% है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोरबा ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब इकाई 2 में भारतीय कृषि है, ठीक है। भारतीय कृषि गहन खेती से तात्पर्य है, गहन खेती से तात्पर्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ कई फसलों को लगाना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गहन खेती से तात्पर्य एक साथ कई फसलों को लगाना। आगे चलते हैं, चाय उत्पादन के लिए तापमान कितना होना जरूरी है? तो चाय उत्पादन की तापमान 20 से 30 डिग्री सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बागवानी खेती, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बागवानी खेती। आगे है इकाई 3 में उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध किस गतिविधि से है? तो यह आर्थिक गतिविधि से, ठीक है। उद्योग का संबंध जो है आर्थिक गतिविधि से है। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों बांटा गया है? तो भूमिका के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। और 4 क्षेत्र कौन कौन हो जाता है? आधारभूत उद्योग, ठीक है। आधारभूत उद्योग जो हो जाता है वैसे उद्योग जिनके उद्योग या कच्चे माल दूसरे उद्योग पर निर्भर है। आधारभूत उद्योग कहते हैं लोह इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना इत्यादि। उपभोक्ता उद्योग, ठीक है, उपभोक्ता उद्योग। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 का, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को कितने भागों बांटा गया है? पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग को 4 भागों बांटा गया है, 4 भागों बांटा गया है। बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। आगे है इकाई 3 क लोह इस्पात उद्योग, चैप्टर का नाम है लोह इस्पात उद्योग। आगे बर्नपुर इस्पात केंद्र का किस राज्य में है? बर्नपुर लोह इस्पात किस राज्य में स्थित है? साथ याद रखिएगा, बर्नपुर जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से बना है। किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कहता है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना झारखंड के बोकारो जिले में हुई थी। तत्कालीन सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे है इकाई 3
ठीक है। इकाई 3 ख है वस्त्र उद्योग। क्या है? वस्त्र उद्योग। पहला क्वेश्चन है कि रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाते हैं साथियों? तो यह कहलाते हैं कताई। ठीक है, कताई कहलाता है। स्पिनिंग ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कताई कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिल्क का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो याद रखिएगा, सिल्क का उत्पादन बिहार में जो है वो भागलपुर में होता है, इसलिए भागलपुर को सिल्क सिटी कहा गया है। ठीक है, भागलपुर में होता है। आगे क्वेश्चन है कि देश में कपड़े की मिल सबसे पहले लगाई गई है। देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाए गए थे? वह लगाए गए थे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में लगाए गए थे। 22 फरवरी 1854 को भारत की पहली कपड़ा मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग मिल की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कवासाजी नाना भाई डाबर द्वारा 1854 में बम्बई में की गई थी। ठीक है, अब जगह का नाम है मुंबई। आगे क्वेश्चन आगे है इकाई 3 गाँव में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वायरलेस एंड फाइन। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वायरलेस एंड फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, इसका जो राइट आंसर इसका वायरलेस फर्टिलिटी हो जाएगा मेरे साथियों, वायरलेस फर्टिलिटी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, वायरलेस एंड फाइन नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस फर्टिलिटी। बोले मिस हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब है इकाई 4। ठीक है, इकाई 4 है परिवहन। परिवहन है प्रयागराज से हल्दिया जलमार्ग के डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत कब की गई थी? एक्सप्रेसवे नामक शुरुआत की 2002 में की गई थी। ठीक है, 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 इसका राइट आंसर। आगे है इकाई 5। ठीक है, इकाई 5 है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। भारत में व्यवस्थित जनगणना कब शुरू हुई थी? मेरे साथियों, भारत में व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में शुरू हुई थी। ठीक है, पुराने भारत की जनगणना शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के गवर्नरशिप के दौरान हुई थी, लेकिन यह गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 1881। आगे क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला जो है वो है शिवहर। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व शिवहर है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व जहां प्रति व्यक्ति 1106 व्यक्ति है, वही शिवहर में 1880 के आंकड़े पर पहुंच गया है। राइट आंसर हो जाएगा शिवहर जनघनत्व सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया। ठीक है, सबसे कम साक्षरता जिला पूर्णिया में है। आगे क्वेश्चन है चैप्टर इकाई 6 एशिया। ठीक है, टैगा वन निम्नलिखित में किस देश में पाया जाता है? टैगा, याद रखिए मेरे साथियों, टैगा वन जो है सबसे अधिक जो है रूस में पाए जाते हैं। किस देश में पाए जाते हैं? टैगा वन जो है रूस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व की पुरानी लिपि। भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? भारत की सबसे पुरानी लिपि क्या है? तो यह हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि हो जाएगा भारत की सबसे पुरानी लिपि। अगला क्वेश्चन है कि इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका सभी में बोले जाते हैं। ठीक है, ये सभी बोले जाते हैं, इसलिए इनके राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे क्वेश्चन है उत्तर एशिया किस देश का भौगोलिक क्षेत्र है?
उत्तर एशिया किस देश की भौगोलिक क्षेत्र है? तो मेरे साथ याद रखिएगा, उत्तर एशिया जो है रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। ठीक है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन है कि संसार का छत स्थित है। संसार का छत जो है तिब्बत को कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत को कहा जाता है संसार का छत। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है इकाई 7। इकाई 7 में भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, भौगोलिक आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहला क्वेश्चन है कि रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जा सकता है? रेखा ग्राफ में क्या दर्शाया जाता है? ये तापमान, जनसंख्या वृद्धि दर, मृत्यु दर, इन उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, सभी दर्शाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि दंड आरेख किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है? दंड आरेख जो है आयताकार के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वृत्त आरेख को प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? वो क्या जाता है? वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरेख कितने प्रकार के होते हैं? आरेख कितने प्रकार के होते हैं? वह 3 प्रकार के होते हैं। आरेख 3 प्रकार के होते हैं। एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख, त्रिविमीय आरेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है इकाई 8 में सड़क सुरक्षा उपाय। देश में एक सड़क दुर्घटना होती है प्रति मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट में से क्या कितने प्रति होते हैं? तो ये हो जाते हैं 4 मिनट प्रति एक दुर्घटना होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा उपाय के निम्न में से क्या है? शिक्षा, प्रवर्तन, यंत्र, आकस्मिक उपाय में से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। शिक्षा, प्रवर्तन, अभियंत्रण, आकस्मिक उपाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कहता है कि अस्थाई लाइसेंस कितने महीने तक वैध होते हैं? अस्थाई लाइसेंस कितने महीने तक वैध होते हैं मेरे साथियों? तो ये हो जाएगा 6 माह के लिए अस्थाई लाइसेंस जो है वैध होते हैं। अस्थाई है, 6 माह के लिए वैध होते हैं। और ये कौन सा लाइसेंस? ये लाइसेंस कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में चर्चा किया गया है। अस्थाई जब जो लाइसेंस बनवाइएगा तो आपको एक पुर्जा मिलता है जिसके 6 माह की वैलिडिटी होते हैं। आगे क्वेश्चन है द गोल्डन आवर क्या है? द गोल्डन आवर क्या है मेरे साथी बताइएगा? द गोल्डन आवर क्या है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक सड़क दुर्घटना के कारण तत्काल प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता क्या होगी? ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता क्या होगी? 18 वर्ष, 16 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष से ऊपर। मेरे साथ याद रखिएगा 18 वर्ष जब आपके पूर जाएंगे तो आप जो ड्राइविंग लाइसेंस की पात्रता हो जाएंगे, आप गाड़ी चलाने लायक हो जाएंगे। तो कम से कम 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको DL बनेगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। तो इसका ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे बता देते हैं 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा मेरे साथियों। अब ये लास्ट हो गया। फिर ठीक है, फिर आगे जो हम मिलेंगे उसके बाद हम मिलेंगे मेरे साथियों NCERT नागरिक शास्त्र लेकर मिलेंगे। अगर अभी तक आप NCERT हिस्ट्री, NCERT ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं तो पहला लिस्ट में जाइए मेरे साथियों, वहाँ से मिल जाएगा। और रुक्मिणी का सेट, किरण का सेट और यूटेरिया का सेट मेरे साथियों सारे सेट उपलब्ध है प्ले लिस्ट में, वहाँ से जाके आप निकाल के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ एक बार देखना है और कुछ नहीं करना है। समय को देखते हुए ज़्यादा ज़्यादा बुक को पढ़िए और कम से कम एक बार ज़रूर को जो है उसको आप देख लीजिएगा। भले ही थोड़ा स्पीड कर दीजिए वीडियो, अगर लगता है कि आपको समय ज़्यादा लग रहा है तो 1.5 स्पीड कर दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट जरूर रखिएगा, थोड़ा स्पीड भी कर दीजिएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट जरूर रखिएगा। ठीक है ना, उसको देखते चलिए। ठीक है, और कम समय में सिलेक्शन लेना है मेरे साथियों, समय तो देना पड़ेगा पढ़ने में। और ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले जय हिंद, वंदे मातरम।